वो सहारा देकर ताया जी को गाड़ी तक लाया और फौरन इनको अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने इनको दाखिल कर लिया। वो वापस आकर आंटी और फरहाना को भी अस्पताल ले गया। वो रात तक ताया जी के पास ही रहा। फरहाना ने इसके इस एहसान को अपने दिल में जगह दे दी। अब फरहाना को आदिल बहुत अच्छा लगने लगा। वो बहुत बेचैनी से इसका इंतज़ार करती। ताया जी अस्पताल में थे और आंटी इनके पास होती। आदिल घर आता, फरहाना से अंकल के लिए खाना ले जाता। इस दौरान वो किचन में आ जाता और इसके साथ बातें करता रहता। जब वो सूप वगैरह तैयार कर रही होती, वो इसकी बातों के जवाब में हूँ हाँ करती रहती। तब इसने कहा, क्या बात है फरहाना, आप बोलती कम हैं। हालांकि आपकी आवाज़ ऐसी है कि बार बार सुनने को दिल चाहता है। इस पर बेइख्तियार वो बोल पड़ी, बातें सिर्फ ज़बान से ही नहीं की जाती, क्या आप निगाहों की ज़बान नहीं समझ सकते। ये इसने बेबाकी के साथ बहुत बड़ी बात कह दी थी। वो तो जैसे मौके की तलाश में था। कहने लगा, आप तो पहली नज़र में मेरे दिल में समा गई थी। डर था कि कुछ कह दिया और आपको नागवार हुआ तो नाराज़ हो जाएंगी। जब से आपको देखा है, जीने का ढंग आ गया है। वो न जाने इस किस्म की और कितनी बातें कहता रहा और फरहाना इन बातों की भूल भुलैयों में गुम होती चली गई। इसके जाने के बाद भी वो गुमसुम बैठी रह गई थी। अगले दिन जब वो आया, इसने देखा कि फरहाना इनकी बातों के जाल में उलझ गई है। वो बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रही थी। इसने आते ही दूसरा जाल फेंका। कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा है कि बेटी के फ़र्ज से जल्द फारिग हो जाएं। क्या वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे शादी को अपने लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी समझूंगा। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में कुछ इस अंदाज से दाखिल होते हैं कि हमको पता नहीं चलता कि वो कब हमारे दिल में समा जाते हैं। मेरा ख्याल है ऐसे लोग खुद ब खुद दिल की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। तुम भी बिला इरादा मेरे दिल पर काबिज हो चुकी हो। आप डायलॉग अच्छे बोल लेते हैं। ये कहकर तुम मेरे जज्बात की तौहीन कर रही हो फरहाना। अब जो भी कह लो, लेकिन मेरी आरज़ू को ठुकराने की बात मत करना। ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियों को देखा है, मगर नज़र तुम पर ठहर गई है। मुझको तुम्हारा जवाब चाहिए, सोच कर बताऊंगी। इस वक्त अम्मी आ रही हैं, फरहाना ने कहा। इसी वक्त फरहाना ने फैसला कर लिया कि वो माँ से बात करेगी कि रेहान ही क्यों, इसकी जगह आदिल क्यों नहीं, इसमें क्या कमी है। इसने माँ से बात की। फरहाना की अम्मी हैरान रह गई। बोली, क्या बात है, आज तुम क्यों इस कदर जज्बाती हो रही हो? वो खामोश रही। बेटी, माँ बाप के फैसले कोई अहमियत ना रखते या इनकी ज़रूरत ना होती तो अल्लाह ये रिश्ते ना बनाता। हर रिश्ते का एक अपना मकाम है, अपना तकद्दुस है। मैं मानती हूँ अम्मी, वालिदैन के फैसले बेटियों के लिए दुरुस्त होते होंगे, लेकिन आपके फैसले ने जीते जी मुझको जहन्नुम की आग में जलने के लिए छोड़ दिया है। फरहाना, तुम क्या कह रही हो? हमने तुम्हारे साथ कौन सा जुल्म किया है? आप सब ने मिलकर मुझको सारा जीवन जलने के लिए आग में धक्का दिया है। मैं हरगिज़ 3 कमरों वाले घर में ब्याह कर ना जाऊंगी। मुझको खाला के घर का सोचने से ही घुटन होती है। बेटी, क्या कह रही हो? रिश्ते मकीनों से होते हैं, मकानों से नहीं। रेहान मेहनती लड़का है, एक ना एक दिन ज़रूर दूसरा बड़ा घर बना लेगा। बना लेगा या नहीं बना पाएगा अल्लाह जाने, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। माँ, आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना होगी। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। माँ अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करती, तो क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? इसकी मिन्नत समाजत पर ताई जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। रात को जब सब खाने पर बैठे, फरहाना नहीं आई। माँ ने कहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। खाना खाने के बाद ताई जी ने बात शुरू की कि फरहाना रेहान से शादी नहीं करना चाहती है। वो कहती है कि ये मंगनी तोड़ दें वरना मैं कुछ खा लूंगी। इस पर बाप और भाई सटपटा गए। हैरान थे, आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है कि वो गरीब घराने में शादी नहीं करना चाहती। इसके भाई गुस्से में आ गए। ये क्या बात हुई भला? ये भी कोई बात है? इसने ये कैसे कह दिया? हमारी इज्जत और गैरत का मामला है। मंगनी हो चुकी है। हमारी नज़र में रेहान से अच्छा कोई नहीं है। अम्मी, आप इसको समझा दें कि जो वो चाहती है वो नहीं होगा। गुर्बत के अलावा रेहान में क्या बुराई है?
और गुर्बत दूर हो सकती है। गरीब होना कोई ऐब नहीं, इनको अल्लाह ने इतना रिस्क दिया है कि इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अमीरी गरीबी मुस्तकिल रहने वाली चीज़ नहीं, इनके ये दिन भी बदल जाएंगे। वालिद और भाई सुबह सब अपने अपने काम पर चले गए। फरहाना ने माँ से पूछा। ताई जी ने इसको रात वाली गुफ्तगू गोश गुजार कर दी। समझाने की कोशिश भी की, वो किसी सूरत नहीं मानी। इसने फैसला कर लिया कि अगर उन्होंने इसकी ना मानी तो वो बगावत कर देगी। अगले दिन आदिल अंकल की तबीयत पूछने आया तो इसको देखकर फरहाना खुशी से गुलनार हो गई। जब से इसने आदिल की तवज्जो हासिल की थी, इसको ये घर और अपने घर के लोग पराए लगने लगे थे। वो सिर्फ आदिल को ही अपना समझती थी। आदिल ताई जी से मिला, वो बहुत परेशान थी। इसने परेशानी की वजह पूछी, तब उन्होंने बता दिया कि फरहाना की मंगनी रेहान से हो चुकी है और अब वो हमको परेशान कर रही है। ताई जी ने आदिल को घर का फर्ज समझते हुए सारा अहवाल बता दिया और मदद की दरख्वास्त की। वो सारा किस्सा सुनने के बाद किचन में गया और फरहाना से बात की कि तुम्हारी अम्मी परेशान है, तुम क्या कहती हो? मैंने जो कहना था कह दिया। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो मैं फिर भी रेहान से शादी नहीं करूँगी। अच्छा तो फिर तुम मंगनी तड़वा लो। तुम्हारे वालिदैन नहीं मानते तो रेहान से कह दो कि तुम इसको नापसंद करती हो और शादी नहीं करना चाहती। वो इतना ही अच्छा और नेक है तो ज़रूर तुम्हारी रज़ा की परवाह करेगा और ख़ुद मंगनी ख़त्म कर देगा। दिल दूहरी चाल चल रहा था। इधर वो फरहाना की वालदा से कहता कि आपकी लड़की को समझा रहा हूँ, वो मान जाएगी, और उधर फरहाना को कहता कि फ़ौरन मंगनी तोड़ लो। मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मैं तुमको खुश रखूँगा। शादी के बाद हम घूमने जाएंगे, मैं तुमको सारी दुनिया की सैर कराऊंगा। वो जब ये बातें सुनती, इसके दिल में अरमान मचल उठते। इसको आदिल के अलावा दुनिया में और कुछ नजर न आता था। रेहान इनके घर आया। इसने इसके साथ सीधे मुंह बात ना की। इसने पानी मांगा तो फरहाना ने मंगनी की अंगूठी गिलास में डालकर इसको दे दी और कहा कि पानी की बजाय ये अंगूठी उठा लो और गुस्सा पी लो। मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। ये बात इसके भाई ने सुनी तो वो इसको मारने को लपका, लेकिन रेहान ने इसे थाम लिया और माँ भी दरमियान में आ गई। रेहान खामोशी से अंगूठी लेकर चला गया। ताई जी किसी को बताए बगैर आदिल के घर गई और इसकी वालदा से बात की। इस खातून ने कहा, आपको गलतफहमी हुई है। हम अपने बेटे की शादी तय कर चुके हैं और आदिल को भी शादी पर कोई इतराज़ नहीं है। अगले माह की 10 तारीख को इसकी शादी है। ये सुनकर ताई को सुकून मिला। वो घर लौटी तो किसी को ना बताया कि वो कहाँ गई थी। मंगनी की अंगूठी रेहान को वापस करने पर फरहाना के बड़े भाई ने इसको मारा तो इसे बुखार हो गया, लेकिन आदिल ना आया। वो तो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था। फरहाना इंतज़ार करती रह गई। वो ना आया और फिर एक दिन जब वो आया तो इसके हाथ में शादी का कार्ड था। वो सीधा ताया जी के पास गया और इनको कार्ड देकर कहा कि आप लोग मेरी शादी में ज़रूर आना। इसने फरहाना से बात तक ना की। इसके आने से जो शहनाइयाँ फरहाना के दिल में बजती थीं, वो अब नौहों में तब्दील हो गईं। अब हर शय रोती हुई लगती थी। इसे लगा जैसे किसी ने इसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। इसके जिस्म से रूह निकल रही थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को घसीट कर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गई। ताई जी ने मुझे बुलवाया कि इसे देखो, इसने कमरा बंद कर लिया है। मैंने इसके भाई की मिन्नत की, इसने खिड़की तोड़ी। हम अंदर गए, वो बेहोश पड़ी थी। इसे अस्पताल ले गए। 2 दिन बाद इसे होश आया। डॉक्टर को तमाम अहवाल बताया तो इसने इसको सुकून की दवाएं दी। वो 1 साल ज़ेरे इलाज रही, तब कहीं जाकर कुछ नॉर्मल हुई। ताई जी और रेहान की अम्मी तो आपस में सगी बहनें थी। बहन ने बहन से बेटी की तरफ से माफ़ी तलब की। खाला ने माफ़ कर दिया और रेहान को भी मना लिया। दोनों की शादी हो गई। कुछ अरसा फरहाना खोई खोई रही। ताया के पास पैसों की कमी ना थी। उन्होंने एक बंगला खरीद कर इसको फर्नीचर से रास्ता करके बेटी को जहेज में दिया। हर शय दी, यहाँ तक कि गाड़ी भी दी और रेहान को फैक्ट्री सौंप दी, ताकि इनकी बेटी को अपने शोहर की गुर्बत का एहसास ना हो। यूं अल्लाह ताला ने रेहान को इसकी अच्छाई का समर दे दिया और फरहाना को भी अच्छे बुरे की परख हो गई। इसको रेहान से नफरत ना थी। नफरत तो तबस्सुम ने दिलाई थी, वो भी इसकी गुर्बत से। जब गुर्बत ना रही तो फिर नफरत कैसी? तो ये है इंसान की इन बुलंद सोचों की औकात। जो हिर्स व हवस के ताबे हों तो वो रेत के घरौंदों की तरह गिरते हैं। आज रेहान ही फरहाना का सब कुछ है और इसको अपने शोहर से कोई शिकायत नहीं है।